हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक की पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन रिटन बाय जेम्स किरकप इसकी चर्चा करेंगे। हम इसे आज डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है। पोएम को डिस्कस करने से पहले जान लेना जरूरी है इसके पोइट के बारे में। पोइट है जेम्स किरकप। जेम्स किरकप एक इंग्लिश पोइट हैं, राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं और ट्रैवल राइटर हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करते हुए भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज, नॉवल, प्ले जो हैं अपने करियर में लिखे हैं। ये पोएम 1966 में पब्लिश हुई। इस पोएम का मैसेज यही है कि हमें एक होकर के मिलकर के रहना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक मैसेज इसमें दिया गया है, यूनिटी का मैसेज दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, इस यूनिवर्स में हैं, वे एक दूसरे के समान हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस पोएम की जो टोन है, जिस टोन में ये पोएम कही गई है, वो वार्निंग टोन है। एक चेतावनी के रूप में हमें इस पोएम में मैसेज दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड ही देख लीजिए आप, रिमेंबर, याद रखना, यानी कि एक वार्निंग टोन है। और वार्निंग किस लिए दे रहे हैं? पोएट कहना चाहता है कि जब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी तो हम जो युद्ध करते हैं, जो वॉर करते हैं, और किस बेस पे करते हैं वॉर? रेस के, नेशनलिटी के। जो बाउंड्रीज बनाई हुई है हमने, ये देश हमारा है, ये हमारे देश की लाइन है, ये इसकी सीमा रेखा है, इन बेसिस पे हम जब युद्ध करते हैं तो उस युद्ध से ना केवल जिसे हम फॉरेन कंट्री समझते हैं कि ये फॉरेन कंट्री है, उनका नुकसान होता है, वो हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। ये सारी चीज़ें पोएट ने हमें इस पोएम में बताई हैं। आइए जानते हैं इस पोएम में किस प्रकार से पोएट हमें अपने मैसेज को एक्सप्लेन करते हैं। इस पोएम में जब पोएट अपना मैसेज देता है तो हमें एक चेतावनी के तौर पर कहता है, रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Remember, हमेशा याद रखना। पोएट हमें कुछ याद रखने के लिए कहता है। पोएट हमें कहता है कि अपनी मेमोरी में कुछ बात है, कोई चीज़ है, उसको आपको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा, उसको हमेशा लाइव बना के रखना पड़ेगा। क्या चीज़ है? नो मैन आर स्ट्रेंज। आप रोड पर जाते हैं, कितने लोगों को जानते हैं? आपको लगता है कि हम इसे नहीं जानते, ये अननोन है, लेकिन पोएट कहता है कि नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई भी अननोन नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम ना जानते हों। पोएट का मकसद ये है कहने का कि इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वे हमारे जैसे ही हैं। तो नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। और जितने भी कंट्री हैं इस दुनिया में जिन्हें हम फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं, वे विदेशी नहीं हैं, वे दूसरे देश नहीं हैं। हमने उनको एक टर्म दी हुई है। अमेरिका फॉरेन कंट्री है, पाकिस्तान फॉरेन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया फॉरेन कंट्री है, लेकिन पोएट कहता है नो कंट्रीज फॉरेन। कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब की सब इस धरती पे हैं। यानी कि अर्थ इज द बेस ऑफ ऑल कंट्रीज। पोएट कहना चाहता है कि जब भगवान ने हमारे साथ, गॉड ने हमारे साथ किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं किया है, कोई डिफरेंस नहीं किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, कोई अंतर नहीं किया है, तब हम कौन होते हैं अंतर करने वाले? हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक फॉरेन कंट्री है? क्योंकि भगवान ने हमें एयर, सन, वाटर, लैंड, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें दी हैं। क्या भगवान ने कभी कोई हमारे अंदर मतभेद किया है कि इस देश के लोगों को कम पानी मिलेगा, इस देश के लोगों में जो है ये चीज़ इनको नहीं मिलेगी, यहाँ पर बारिश कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर पेड़ कम होंगे, यहाँ पर होंगे ही नहीं? ऐसा नहीं किया है। तो पोएट यही कहना चाहता है कि नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज
फॉरेन, कि कोई भी देश विदेशी नहीं है, सब अपने ही जैसे हैं, सब लोग अपने ही हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। जितनी भी यूनिफॉर्म्स है, यूनिफॉर्म्स यहां पर दो चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। एक तो यूनिफॉर्म, जैसे किसी भी देश की आर्मी होती है तो वो यूनिफॉर्म डालती है, हर देश की आर्मी की यूनिफॉर्म अलग कलर की होती है, लेकिन उस यूनिफॉर्म को डालने वाला हर व्यक्ति, हर आर्मी पर्सन हम सब की तरह ही सांस लेता है। उसके अंदर एक बॉडी रहती है, एक सोल रहती है, एक चेतना रहती है, वो सबके अंदर एक जैसी ही है। कहता है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जितने भी मिलिट्री पर्सन है, सब देशों की अपनी अपनी मिलिट्री है, अपनी अपनी आर्मी है, वो अपने अपने देशों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन उन सब यूनिफॉर्म्स के अंदर, उनके नीचे बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। कैसा लगता है कि भाई किसी के दो जीवन हैं, सब एक ही तरह से सांस लेते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे यूनिफॉर्म्स के कलर अलग हो सकते हैं, हमारा जो फूड है वो अलग हो सकता है, हमारे रहन सहन के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सबके अंदर एक जैसा ही है। तो पॉइंट यही मैसेज देना चाहता है कि फिर हम ये डिफरेंस क्यों कर रहे हैं कि ये मेरा देश है, ये आपका देश है, हम अपने देश के लिए ये कर देंगे, आपके लिए ऐसा कर देंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पॉइंट यही कहना चाहता है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। और यूनिफॉर्म्स का मतलब यहां पर डाइवर्सिटीज भी है, कि विविधता है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग खान पान के लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन सब एक ही हैं। लाइक आर्स, क्या क्या कहते हैं, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही सब सांस लेते हैं, चाहे वो किसी भी ढंग से रहते हो। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो धरती है, जिसे हम एक लैंड कहते हैं कि जमीन है, हमारी तरह ही सब लोग इस धरती पर ही रहते हैं। लाइक दिस इज अर्थ द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो धरती, वो लैंड, वो जगह, वो सतह, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस पर हमारे भाई बहन चलते हैं, उनको ब्रदर्स बोल दिया कि जितने भी देश हैं उन सब में जो लोग रहते हैं वो हमारे ब्रदर्स हैं। एक बंधुत्व की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, वो हमारे ब्रदर्स हैं और वो उसी प्रकार की जमीन पर चलते हैं जिस प्रकार की जमीन पर हम चलते हैं। उनके पास भी ऐसी ही अर्थ है, लाइक दिस, जैसे हमारे पास है। और एक बात और बताई है, इन विच वी ऑल शैल लाई। और कैसी है ये जमीन? आदमी ने जन्म लिया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, एक ना एक दिन तो सभी की मृत्यु होनी है। तो पॉइंट कहता है कि वही जमीन है, इन विच, जिसमें वी ऑल शैल लाई, जिसमें हमें लेट जाना है। लाई का मतलब लेटना होता है, लेकिन यहां पर मतलब क्या है कि इसी जमीन में हमें मिल जाना है, इसी जमीन में हमें दबा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। ये वही जमीन है जिस पर हम सब लोग रहते हैं। तो पोएट किस प्रकार से अपना मैसेज देने की कोशिश करता है, बड़े अच्छे शब्दों में एग्जाम्पल्स देकर के हमें बताता है कि हो सकता है हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारी खान पान है, रहन सहन है, लेकिन हम सब एक ही हैं, एक ही धरती पर रहते हैं, इसी धरती पर जन्म लेते हैं, इसी धरती पर हमें मर जाना है। अब आगे देखिए इसमें किस प्रकार की डिवाइसेज का यूज किया गया है। एक तो फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है कि कोई पंक्चुएशन वगैरह ज़्यादा यूज नहीं की गई है, इसमें पंक्चुएशंस का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्री वर्स है, सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो एक तो इसमें यूज की गई है फ्री वर्स, ये पोएम जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। उसके बाद है, आप इसमें अगर देखें सेकंड लाइन में बॉडी ब्रीथ्स, ब साउंड आ गई है। कौन सी साउंड आ गई है? ब। और ब की साउंड होने की वजह से इसमें एक डिवाइस यूज हुई है जिसका नाम है एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार आप इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है।
इस प्रकार से हमने देखा। यहाँ पे देखिए विच, वी, यहाँ पे भी एलिट्रेशन का इसमें प्रयोग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पोइट कैसे अपने मैसेज हमें देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है। सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर अर्स and in their lines we read a labor not different from our us। तो यहां पर आप देखिए कि दे वर्ड का यूज किया गया है। दे कौन है? दे वे लोग हैं जिन्हें हम फॉरेनर से समझते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये तो फॉरेन कंट्री के लोग हैं। दे वर्ड रेफर्स टू द पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो वे लोग जो विदेशों में रहते हैं, जिनको हम विदेशी समझते हैं। टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, एक मैसेज है कि हम तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। वी आर सुपीरियर देन अदर कंट्रीज, कि हम दूसरे कंट्रीज से क्या सुपीरियर हैं। कैसे हैं हम सुपीरियर? क्या हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि वी आर सुपीरियर फ्रॉम अदर्स? पोएट कहता है कि जब नेचर ने किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, किसी प्रकार का हमारे बीच में अंतर नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया, तब हम कौन होते हैं ये अंतर करने वाले? पोएट कहता है कि नेचर ने सबको दिया है। क्या दिया है? सन, एयर, वाटर। यहां पर केवल 3 के नाम लिखे हैं कि सन हीट सबको मिलती है, इक्वल मिलती है। ये नहीं है कि उस कंट्री पे सन की हीट कम पड़ेगी, इस कंट्री पे ज्यादा पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एयर, सबको हवा मिलती है, सबको वाटर, पानी मिलता है। और यहां पर ऑल दोज नेचुरल थिंग्स, वे सभी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब चीजें जो नेचर ने सबको इक्वल दी हैं, सबको बराबर मात्रा में दी हैं। तो पोएट कहता है जब नेचर ने किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया है, तब हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? इसका मतलब हम सब एक जैसे हैं, हम सब समान हैं, क्योंकि उन लोगों को भी सन, एयर और वाटर इक्वल मात्रा में मिलता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल का मतलब होता है शांति। जब शांति होती है, जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, जब किसी प्रकार का वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं होता, कोई बैटल फाइट नहीं होती, तब लोग क्या करते हैं? तब शांति से रहते हैं। और शांति के समय में हार्वेस्ट क्या होता है? फसल। खेतों में धान उगाना, गेहूं उगाना, बाजरा, चना, ये सारी चीजें जो हम खेतों से उगाते हैं, उनको हम बड़े आराम से उगा लेते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं होती। तो पोएट कहते हैं कि हम सबका पालन पोषण होता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, कि जब हमें शांति से उगाने के लिए समय मिल जाता है, तब हर देश के लोग, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, वे आराम से अपना पालन पोषण करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। आगे लिखा हुआ बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और यदि युद्ध हो, युद्ध की बहुत लंबी सर्दी। अब युद्ध की लंबी सर्दी थोड़ी, युद्ध तो गर्मियों में भी हो सकता है, सर्दियों में भी हो सकता है। यहां पर कंपेयर किया है युद्ध को सर्दी के साथ, कि जैसे विंटर में फसल का नुकसान हो जाता है, विंटर में फसल उगाने के कम संसाधन हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे कई जगह तो स्नोफॉल ही होता रहता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। तो सर्दियों में भी लोगों को भूखा मरना पड़ सकता है, सर्दियों में भी लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। तो कहा है कि यदि हम शांति से रहेंगे तो सब अच्छे से अपनी फसल उगाएंगे, अच्छे से अपना पालन पोषण करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ केवल फसल उगाने से ही नहीं है, डेवलपमेंट से है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उससे है कि जब शांति से रहेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध होगा तो युद्ध में तो स्टार्व्ड, हम भूखे मरेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमारे साथ युद्ध हो रहा है किसी कंट्री का तो हम भूखे नहीं मरेंगे।
अगर युद्ध का प्रभाव किसी दूसरे कंट्री के ऊपर पड़ता है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, हमारे लिए भी जो वॉर है वो हार्मफुल होगा। तो यहाँ पर वॉर को कंपेयर किया है विंटर के साथ, लेकिन विंटर के साथ कंपेयर तो किया ही है, विंटर के साथ ये भी बताया है कि विंटर में भी हमें भूखे मरना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक डिवाइस का यूज भी है, वॉर विंटर एलिट्रेशन। साथ के साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस का यूज है। एक डिवाइस का और यूज है, वो है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर वॉर की कंपैरिजन की गई है विंटर के साथ। वैसे तो अगर लाइक और एज होता, यहाँ पर लाइक या एज होता तब तो सिमिली होता, क्योंकि कंपैरिजन तो सिमिले में भी होता है और मेटाफर में भी। तो यहाँ मेटाफर है, वॉर और विंटर, इनमें जो है मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन की गई है वार की विंटर के साथ। तो आई होप ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पोएट हमें बताता है कि जब भी युद्ध होगा तो उसके प्रभाव सब पर पड़ेंगे, कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। देयर हैंड्स आर आवर्स, कहते उनके हाथ हमारे तरह ही हैं। हाथों का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे हाथ है वैसे ही उनके हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाथों का मतलब है कि हम कोई भी काम करते हैं हम हाथों से करते हैं। कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी मशीनरी चलानी हो, कोई भी काम करना हो, लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो हम हाथों से ही मेहनत करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, इन देयर लाइन्स वी रेड, बोले कहीं पे भी आप पढ़ लो, कहीं पे भी आप देख लो, यही लिखा होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो कहते हैं कि जो वो काम करते हैं, इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वे जो लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है फ्रॉम आवर ओन। भाई जैसी लेबर हम करते हैं हार्ड वर्क, वैसे ही वो करते हैं। जिन हाथों से हम काम करते हैं उन्हीं हाथों से वे काम करते हैं। यहां पर तो एग्जाम्पल दे दिया हाथों का। शरीर की एवरी एक्टिविटी, जो हमारे फिजिकल बॉडी है, इसमें जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, हाथों से मेहनत करते हैं, तो फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क, तो सब लोग इन्हीं से ये काम करते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। ये नहीं कि हमारे देश में कानों से सुना जाता है, किसी विदेश में आंखों से सुना जाता है, ऐसा नहीं है। यानी कि नेचर ने बाउंड्रीज नहीं बनाई, नेचर ने फेंसेज दीवारें खड़ी नहीं की, एक सीमाएं नहीं बनाई कि ये इंटरनेशनल एक लाइन बन गई है, ये देश हमारा है, ये आपका है, ऐसा कुछ नहीं किया है नेचर ने। नेचर ने सबको इक्वल दिया है। तो पोएट कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वे मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत, वो हार्ड वर्क किसी भी प्रकार से एक दूसरे से अलग नहीं है। पोएम फ्री वर्स में तो है ही, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की राइम स्कीम नहीं है। और यहाँ पर दो डिवाइसेज भी मैंने आपको बता दी कि एक तो WW वाह की साउंड से एलिट्रेशन है, और वार्स लॉन्ग विंटर में मेटाफर का भी यूज किया गया है। आइए देखते हैं पोएट अगले नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand। पॉइंट हमें एक बात कहना चाहता है कि जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा शरीर है, वो सबका एक जैसा है। उसमें शरीर का जो ऑर्गन है, चाहे वो आइज है, ईयर है, वो ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से दूसरे लोगों में काम करते हैं, चाहे वे लोग किसी भी कंट्री के हों। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है आइज का कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स, कि देखिए, याद रखना कि उनकी आंखें भी हमारी तरह ही वर्क करती हैं या हमारे जैसी ही हैं। पॉइंट यहाँ पर एग्जाम्पल आइज का दे रहा है, लेकिन बताना ये चाह रहा है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर का प्रत्येक ऑर्गन काम करता है, उसी प्रकार से दूसरे लोगों के शरीर के ऑर्गन्स भी काम करते हैं। कि दे हैव आइज लाइक आर्स, और क्या करती है आंख, दैट वेक, जो जागती है, और स्लीप या फिर सोती है। कि जब आइज ओपन रहेंगी तो जाग रही होंगी, और जब आइज आप क्लोज कर लोगे तो वो सो रही होंगी।
तो यही हर शरीर की एक्टिविटी है। हर व्यक्ति इसी प्रकार से काम करता है, इसी प्रकार से सोता है, इसी प्रकार से जागता है। तो डिफरेंस कहाँ है, अंतर कहाँ है हमारे अंदर और फॉरेनर्स में, जिनको हम विदेशी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि तो फॉरेन कंट्रीज से हैं। तो पोएट हमें यही बताना चाहता है और कहता है एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन उस ताकत का सही प्रयोग करना, सुइटेबल यूज करना, यह बहुत जरूरी है। किसी के पास कोई पावर है, अगर उसका सही सदुपयोग करेगा तो सब लोग उसे क्या करेंगे, उससे प्यार करेंगे। तो कहते हैं जो ताकत है उसको भी प्यार से जीता जा सकता है। इतिहास में इसके बहुत एग्जाम्पल हैं कि सामने से शेर आ गया, लॉयन आ गया, लेकिन उसको भी बड़े बड़े संतों ने प्यार से जीत लिया। उस शेर ने भी उनको कुछ नहीं कहा, जबकि वह एक वायलेंट क्रीचर है। तो बोला है कि जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, दैट कैन बी वॉन बाय लव, उसको भी प्यार से जीता जा सकता है। कि ये नहीं है कि अगर कोई देश ताकतवर है, वो किसी देश पे हमला करता है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें, वो ना माने, उसको आप समझाएं कि इस ताकत का सदुपयोग करें, इसका अच्छा प्रयोग करें, ताकि विश्व का कल्याण हो, ताकि जो है उस पावर का यूज जो है वेलफेयर के लिए किया जाए। तो पोएट हमें ये बताना चाहता है और कहता है इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। कहता है कोई भी धरती है, कोई भी देश है, एवरी लैंड मतलब यहां पर किसी भी देश से मतलब है कि कोई भी देश है, वहां पर एक चीज कॉमन है, और कॉमन क्या है, लाइफ, जीवन। सब लोग जीवन जी रहे हैं, जो उनके पास उपलब्ध अवेलेबल थिंग्स हैं उनके सहारे वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। और पॉइंट कहता है कि यदि ये बात हम समझ जाए कि लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल, कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। यदि ये बात सब समझ लें, इसकी पहचान कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि जीवन ही है जो कुछ है, इस जीवन का विनाश नहीं करना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। अगर ये बात सबकी समझ में आ जाए तो जिस प्रकार के ये युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, हम एक दूसरे के अंदर में अंतर करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। आइए देखते हैं कि पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में आगे क्या कहता है। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we self dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. पोएट एक बात कहता है कि let us remember, आओ एक बात को ध्यान कर लें, एक बात को समझ लें, सीख लें, महसूस कर लें। क्या? whenever, जब कभी we are told, हमें कहा जाता है, जब कभी हमें बताया जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से हेट करने के लिए। अब पोएट ने यह बात तो समझा दी है कि जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जो भी लोग रहते हैं वे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो पोएट ने यहाँ पर इसीलिए कहा है कि जब भी कोई हमें कहता है कि अपने ब्रदर्स से हेट करो, और कहेगा कौन? लीडर्स, जो सेल्फिश होते हैं, जिनके लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है, सुपीरियर होता है। तो लीडर्स हमें ऐसा कहेंगे, जो चाहते हैं कि लोगों के अंदर फूट डालो, उनके अंदर उनको ब्रेक एंड रूल, उनको तोड़ो और रूल करो। तो पोएट कहता है हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कहा जाएगा कि हमारे ही भाई बहनों से हेट करने के लिए, अब हेट का मतलब क्या है? जब हम नफरत करेंगे तो लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, युद्ध करेंगे, उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा। किसका होगा? कभी आपने देखा है कि उन लोगों को नुकसान हुआ है जो रूल करते हैं, जो शासन करते हैं? वो तो किसी भी कंट्री में जाकर के छिप जाते हैं। आम पब्लिक जो है उसका नुकसान होता है। तो पोएट कहता है कि जब भी हमें कहा जाता है कि आप अपने भाई बहनों से हेट करो, इट इज आवरसेल्व्स, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से ही हेट करते हैं। हेट का नुकसान यदि उनको होगा तो हमें भी होगा, क्योंकि वे हमारे भाई बहन ही हैं। इसी प्रकार से हम भी उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो हम खुद से ही हेट करते हैं। और क्या करते हैं इस हेट करके? हम अपने आप को उन चीज़ों से वंचित कर देते हैं, हम अपने आप को चीट करते हैं, और हम अपने आप की ही निंदा करते हैं। कैसे? दैट वी सेल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस डिप्राइव, वंचित करना,
वंचित करना, कि हम अपने आप को क्या कर देते हैं, वंचित कर देते हैं, किसी लैक ऑफ समथिंग, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है हमें। जब युद्ध होगा तो हमारा नुकसान होगा, हम एक अच्छे जीवन से वंचित रहेंगे। बिट्रे, चीट करते हैं हम दूसरों को चीट थोड़े कर रहे हैं, अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। और कंडेम, हम दूसरों की निंदा करते हैं, इसका मतलब हम अपनी ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, एक समान हैं। इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड है, मानवता में इक्वलिटी है। पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि जब भी हमें कहा जाता है कि अपने भाई बहनों से हेट करो, वो हम ही होते हैं। हम अपने आप को ही जीवन की आवश्यक चीज़ों से वंचित कर देते हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप की ही निंदा कर रहे हैं। और कैसे हो जाता है ये सब नुकसान? रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स का मतलब है हथियार, विपन्स। जब हम एक दूसरे के खिलाफ विपन्स लेकर के, हथियार लेकर के खड़े हो जाते हैं, उस समय हम अपने आप को बहुत चीज़ों से वंचित कर देते हैं, बहुत चीज़ें हमसे खो जाती हैं, हम उन्हें दोबारा, हो सकता है उनकी डेवलपमेंट भी ना हो पाए। इसके आप एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हो कि वर्ल्ड में किस प्रकार से कहाँ पर युद्ध हो रहे हैं और कैसे उनको नुकसान हो रहा है। और इसमें रेपिटिशन का यूज हुआ है। रेपिटिशन, रिमेंबर वर्ड का 2 बार प्रयोग हुआ है। वैसे तो इसमें पहले स्टैंजा में भी रिमेंबर का प्रयोग था, दूसरे स्टैंजा में भी था, और आगे जाकर के 4th स्टैंजा में भी रिमेंबर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रेपिटिशन डिवाइस का यूज किया है। आइए बढ़ते हैं आखिरी स्टैंजा की ओर। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट करना, स्पॉइल करना, दूषित करना। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. पॉइंट एक बात बार बार कह रहा है कि ये जो धरती है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ग्लोब है, ये जो अर्थ है, ये इंसान की ही है। यहाँ पर ना कोई सदा से रहा है और ना रहेगा। लोग आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। फिर हम इसे पॉल्यूट क्यों कर रहे हैं? वर्ड कहता है इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये इंसान की ही तो धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसे हम दूषित कर रहे हैं। इतना पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन है, चाहे वो अर्थ पोल्यूशन है, कुछ भी है, वाटर पोल्यूशन। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम इसे कर रहे हैं। और दूसरा एक रीजन ये बताया है कि जो इंसान है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जब खड़ा हो जाता है, जब विपन से लेकर के खड़ा हो जाता है, एटम बम बने हुए हैं, परमाणु बम बने हुए हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं कि जो विनाश करती ही करती हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता। तो पॉइंट यही बात कहता है कि हम अपनी धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। कैसे? आवर हेल्स ऑफ फायर। हेल्स का मतलब यहां पे है वार, कि जो हमारे युद्ध हैं, जो हम युद्ध करते हैं, उनसे क्या होता है? फायर, उनसे आग जलती है, आग लग जाती है, स्मोक, धुआं उठता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। एंड डस्ट, और जो डस्ट, जो धूल गर्द जो उठती है, उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। एयर क्या है? हवा। हवा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब है वायलेशन करना, तोड़ देना। क्या? प्योरिटी ऑफ एयर। वायलेशन ऑफ प्योरिटी। किसकी प्योरिटी? एनवायरमेंट की। एयर से हमारा मतलब केवल हवा से नहीं है, पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है उसकी प्योरिटी को, उसकी पीसफुलनेस को, उसकी जो शुद्ध वातावरण है उसको। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। इनोसेंस का मतलब है उसकी जो प्योरिटी है उसको खत्म कर दिया जाता है। कैसे? युद्ध के फायर से और युद्ध की डस्ट से। युद्ध की जो आग उठती है, उससे जो धुआं उठता है, उससे बड़ा हमारा एयर पोल्यूशन होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। और एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें इम्प्योर एयर मिलेगी।
इम्प्योर एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, हानिकारक होंगी। हमारा लाइफ छोटा होगा, हमारा जीवन छोटा बन जाएगा और हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। तो पॉइंट यही कहता है कि जो एयर है उसकी प्योरिटी, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो वायलेशन कर रही है क्या चीज़, हमारे जो युद्ध करते हैं वेपन्स के साथ, उनसे जो ये प्रॉब्लम्स होती है फायर की और डस्ट की, इससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। दैट इज एवरीवेयर अवर ओन। और ये क्या है, ये वातावरण किसका है, ये हमारा ही तो है। अवर ओन, हर जगह की हवा, हर जगह का वातावरण, वो सब हमारा अपना ही है। अगर हम किसी के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। और रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। और हमेशा ये बात ध्यान रखो कि कोई भी देश विदेशी नहीं होता और कोई भी जो लोग हैं वहाँ के कंट्रीज स्ट्रेंज, कंट्रीज का मतलब यहाँ पे है लोगों से, कि किसी भी देश में रहने वाले लोग हमारे लिए अननोन नहीं हैं। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहने लगे। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।